ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 71, अथाह पेट। एक्सल ने ठहाका लगाया, उसका भाव एक पल के लिए गंभीर हो गया। चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा परीक्षण था, उसने उन्हें आश्वस्त किया। उसका स्वर हल्का था। आपको शायद प्रशिक्षण पर वापस जाना चाहिए। इसके साथ ही एक्सल ने अपना ध्यान ड्रोन पर वापस लगाया। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों, उसने घोषणा की। इस समूह के बारे में कुछ खास नहीं लगता, न तो जिज्ञासु और न ही चौकस, अन्यथा वे राक्षसों की छाया की कमी के बारे में थोड़ा विवरण नोटिस करते। होलोग्राम लोग, होलोग्राम, एक्सल ने आगे कहा, तो ऐसा लगता है कि ये नए लोग गीक या जीनियस नहीं थे, बल्कि बस भाग्यशाली थे। टिप्पणियां आने लगीं। मुझे पता था, टी ठीक नहीं है, बस हमारे लिए दुर्भाग्य है, मुझे लगता है। उन लोगों के पास कोई मौका नहीं था। उन्होंने कनेक्शन या कुछ और का उपयोग किया होगा। ब्लिट्स अभी भी शरारत से खुश था, उसने एक्सल को धक्का दिया। अरे, बहुत सी अन्य टीमें हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। चलो चलें। एक्सल ने सहमति जताई, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह एक योजना की तरह लगता है। इसके साथ शरारती जोड़ी मुड़ी और चली गई, जिससे टीम वोटेक्स स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही। आर्या ने कहा, मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वे उपद्रवी हैं, गिल्ड में जाने माने लोग हैं। लियो ने अपनी टीम को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। इसे जाने दो, वे हमारे वरिष्ठ हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जैक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सम्मान? वे बस हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मीरा ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। यह इसके लायक नहीं है। चलो बस कुछ खाने के लिए चलते हैं। आर्या ने सिर हिलाया। हमारे पास ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कल हमारी टेस्ट ट्रेड। लियो ने उनके समर्थन की सराहना करते हुए मुस्कुराया। बिल्कुल, आइए हम उस पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है। हम खुद को वहां साबित करेंगे जहां ये वास्तव में मायने रखता है। जैक्स ने फिर एक आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए और फिर उसने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। इसके साथ ही टीम कैफे की ओर चल पड़ी। वे कैफे के दरवाजे से अंदर घुसे, हवा में ताज़े पके हुए खाने की मोहक खुशबू फैल रही थी। टीम ने एक आरामदायक कोने वाली टेबल ढूंढी और बैठ गई। उनके दिमाग में अभी भी पहले की शरारत की चर्चा चल रही थी। मेनू का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने भोजन का ऑर्डर दिया। मीरा ने एक चॉकलेट और कार्मेल मिठाई चुनी। लियो ने ग्रिल्ड चिकन और सब्जियों के साथ संतुलित भोजन चुना। जैक्स ने एक बड़ा स्टेक ऑर्डर किया और आर्या ने हल्का सलाद चुना। जब वे अपने भोजन का इंतजार कर रहे थे तो बातचीत स्वाभाविक रूप से आगामी बंजब भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम की ओर बढ़ गई। कल का ये कार्यक्रम एक बड़ी बात है, मीरा ने कहा, उसकी आंखें उत्साह और घबराहट के मिश्रण से चमक रही थीं। हाँ, हालांकि मैंने उनमें से कुछ को पहले भी देखा है जब उन्हें ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था, लेकिन इस साल मैंने सुना है कि प्रतिभागी बॉडी कैम पहनने जा रहे हैं। इसे ड्रोन के साथ मिलाकर इसे और भी शानदार बनाया जा रहा है, आर्या ने कहा। जैक्स अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अरे लियो, क्या तुम उस एलिस्टर आदमी को जानते हो? वे कहते हैं कि समनकर्ता हमारे गिल्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तुम अकादमी में एक ही कक्षा में थे, है न? लियो ने अजीब तरह से कंधे उचकाए। हम शायद एक ही कक्षा में रहे होंगे, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। मैं उस आदमी के बारे में एक भी बात नहीं जानता। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वह उस समय वाकई कमाल का था। जिस तरह से उसने मुश्किल चीजों को आसान बना दिया, टेस्ट और डेमो में हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेरे अंदर का एक हिस्सा तो उसे आदर्श मानता था। वह थोड़ा मुस्कुराया। जब लियो बात कर रहा था, मीरा ने धीरे से उसके कंधे को सहलाया, उसकी आवाज नर्म थी। लियो, देखो। लियो उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। क्या है? उसने बस इशारा किया, उसका ध्यान कैफे के दूर वाले हिस्से की ओर आकर्षित किया। हर कोई चेहरे पर विस्मय के भाव के साथ उस दिशा में देख रहा था। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए लियो की नज़र एक मेज पर पड़ी जहां काले बालों वाला एक आदमी आश्चर्यजनक गति से भोजन का कटोरा खा रहा था। उसके चारों ओर खाली कटोरों के ढेर लगे हुए थे और भोजन की मात्रा और जिस गति से वह खा रहा था वह मानवीय नहीं था। जैक्स की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह आदमी कौन है? वह इतना कैसे खा रहा है? मीरा हंस पड़ी। वह एक मानव वैक्यूम क्लीनर की तरह है। एरिया चौकन्नी फुसफुसाते हुए बोली, वह शायद कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। देखो लोग उसे किस तरह से घूर रहे हैं। लियो रुक गया, आंखें चौड़ी करके। वह वही है, उसने कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे, उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैक्स ने पूछा। वह मेरा सहपाठी है, लियो ने थोड़ा इशारा करते हुए कहा। एलिस्टर हेजनवर्थ।
सच में? उन्होंने पूछा और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा जो अपना खाना खा रहा था। जब वे देख रहे थे तो एलिस्टर ने आखिरकार अपने बगल में रखे बड़े से ढेर पर एक और खाली कटोरा गिरा दिया। कई लोगों के आश्चर्य करने पर हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। वह इतना कैसे खा सकता है? वह कोई राक्षस या कुछ और होगा, या शायद ड्रेक को बुलाने से आपको ड्रेक के स्तर की भूख मिलती है। क्या तुम मूर्ख हो? अगर ऐसा होता तो सभी समनर्स या तो भूख से मर जाते या मानव पत्थर बन जाते। वह एक योद्धा या योद्धा की तरह खाता था। शायद वह इतना मजबूत है। नहीं, मुझे यकीन है कि वह सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा है। मैंने सुना है कि उसे बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट मिला है। एलिस्टर ने अपना हाथ उठाया, वेट्रेस को इशारा किया। वह अजीब तरीके से उसके पास चली गई, स्पष्ट रूप से अनिश्चित की क्या उम्मीद करनी है। क्या आपको और चाहिए? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मेरा पेट भर गया है, एलिस्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके काले बाल उसके चेहरे के लगभग ऊपरी आधे हिस्से को ढक रहे थे, जिससे उसकी आंखें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। मैं अब खुद की मदद करूंगा, उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। वेट्रेस ने अजीब तरीके से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से मिलोगे, उसने एक तरफ हंसते हुए कहा। जैसे ही एलिस्टर कैफे से गुजरा, उसके आसपास और भी बड़बड़ाहटें शुरू हो गईं। वह बिल्कुल जानवर है। वह बहुत शक्तिशाली आभा देता है। क्या यह मैं हूं? या फिर क्या आप लोगों ने ये भी देखा कि वह लंबा लग रहा है? क्या उसकी ग्रोथ में तेजी आई है? जब एलिस्टर उनकी टेबल के पास से निकलकर बाहर की ओर बढ़ा तो लियो और उसकी टीम उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह विश्वसनीय है, मीरा ने कहा। हाँ, मैंने कभी किसी को इस तरह खाते नहीं देखा। उसका पेट बहुत बड़ा है, मैं उसे यह बात दूंगी। जैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। आर्या ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लियो सबसे आखिर में बोला, उसका लहजा शांत लेकिन ईमानदार था। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह वाकई बहुत बढ़िया है। ... कैफे के बाहर एलिस्टर ने एक आह भरी। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसे थकान का भारी बोझ महसूस हो रहा था। अरे, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पूरे एक हफ्ते से सो नहीं पाया हूँ। उसने अपने मंदिरों को रगड़ा, अपने दाहिने हाथ से अपने बालों को ऊपर उठाया और अपनी थकी हुई आंखों को दिखाया, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। आने वाला बंजर भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम बड़ा था और उसे पता था कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। लेकिन उसे हाल ही में बुरे सपने आ रहे थे, सभी लाल रंग में। उस स्मृति के बारे में सिस्टम ने दावा किया कि उसने उसे फिर से आत्मसात कर लिया है। मुझे लगा कि सिस्टम मेरे हित में है, मुझे हर दिन दैनिक खोज करने के लिए मजबूर करता है, चाहे मैं सोऊं या नहीं। यह मेरे सुधार की उम्मीद से ज्यादा मौत की सजा की तरह लग रहा था। बुरे सपने एक वास्तविक समस्या थे। अजीब बात यह थी कि वह ठीक से जानता था कि उनमें क्या होगा, फिर भी क्रोध और निराशा हमेशा उतनी ही प्रबल होती जितनी पहली बार जब उसने स्मृति का अनुभव किया था, जिससे वह तुरंत जाग जाता था। एक सौदा करो, हो। वह राक्षस आखिर किस बारे में बात कर रहा था? अध्याय 72, चिंगारी और लपटें। जब एलिस्टर विचारों में खोया हुआ था, तभी एक आवाज ने उसे पुकारा। एलिस्टर! उसने ऊपर देखा और देखा कि लीला दूर से उसकी ओर दौड़ रही है। वह उसके सामने पहुंचते ही सांस लेने के लिए रुक गई। गिल्ड मास्टर स्पैरिंग एरिना में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब उसके साथ स्पैरिंग करने की तुम्हारी बारी है। एलिस्टर ने भौहें उठाईं। तो उसने दूसरों के साथ पहले ही काम कर लिया है। ये बहुत जल्दी हो गया। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। उसने एक आह भरी और विशाल स्पैरिंग एरिना की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। गिल्ड ग्राउंड पर, हालांकि एक सामान्य प्रशिक्षण क्षेत्र था, लेकिन लड़ाई के माध्यम से ताकत दिखाने के लिए एक और भी बड़ा क्षेत्र मौजूद था। यह एरिना कुलीन गिल्ड सदस्यों के लिए आरक्षित था, वे जो प्रशिक्षण के दौरान अपने आसपास के वातावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे। यह उन्हें कम रैंकिंग वाले सदस्यों को गलती से चोट पहुंचाने से रोकने के लिए एक एहतियाती उपाय था। यूतो गिल्ड मास्टर ने बंजर भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से मुकाबला करने का फैसला किया था, जिसमें एलिस्टर भी शामिल था। ये सुनिश्चित करने का उनका तरीका था कि वे शीर्ष आकार में हैं। स्पैरिंग एरिना की ओर जाते समय लीला ने एलिस्टर की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम ठीक हो? तुम अपने सामान्य रूप में नहीं लग रहे हो, उसने उसकी बांह को धीरे से छूते हुए कहा। एलिस्टर ने थकी हुई आह भरी, अपने बड़े हुए बालों में हाथ फेरते हुए। मैं बस थक गया हूँ। मुझे हाल ही में बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए सोना मुश्किल हो गया है। गिल्डमास्टर के साथ हाल ही में की गई ट्रेनिंग के साथ इसे मिला दे तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी पल अपने पैरों से गिर सकता हूँ, उसने अपने कंधों को झुकाते हुए कहा। लीला थोड़ी चिंतित लग रही थी, उसके करीब चली गई। क्या तुमने कोई नींद की दवा या गोलियां लेने की कोशिश की है?
मैंने एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में सुना है जिसका उपयोग जब औषधि बनाने के लिए किया जाता है तो यह मन को शांत करती है, बुरे सपनों को रोकती है और गहरी नींद आने में मदद करती है। हालांकि मैंने सुना है कि आप इसे केवल ब्लैक मार्केट में ही पा सकते हैं। एलिस्टर ने भौहें उठाईं। आप नहीं कहते? ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। लीला थोड़ा शर्मा गई, दूर देखने लगी और अपने हाथों से बेचैन हो गई। यह मेरी खुशी थी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हकलाते हुए उसने फिर कहा, ए साथी, ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में लंबे हो गए हैं, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। एलिस्टर ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आप नहीं कहते? मुझे लगता है कि यह वास्तव में स्पष्ट है अगर आपने भी ध्यान दिया है, उसने अपनी मुद्रा को सीधा करते हुए कहा। लीला ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। और आपके बाल, ये थोड़े बड़े हो गए हैं। आपको इसे काटने पर विचार करना चाहिए, उसने उसके चेहरे से उसके बालों के एक बिखरे हुए ताले को हटाते हुए सुझाव दिया। एलिस्टर ने अपना सिर हिलाते हुए हंसी। थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ऐसी आवाज़ निकालने लगी हो जैसे तुम माँ हो, उसने उसे चिढ़ाते हुए उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। लीला बहुत शर्मा गई, फिर उसने एलिस्टर की पीठ पर जोर से थपथपाया। मैं माँ नहीं हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ और मेरे आगे एक उज्ज्वल भविष्य है। एलिस्टर ने कराहते हुए उसकी पीठ के उस हिस्से को रगड़ा जहां उसने उसे थप्पड़ मारा था। ओह, ये चोट लगी, तुम्हें पता है। मैंने नहीं कहा कि तुम माँ हो, मैंने केवल इतना कहा कि तुम माँ जैसी लग रही हो। और माँ होने में क्या बुराई है? अचानक दुश्मनी दिखाने की क्या वजह है? उसके शब्दों ने उसे और भी शर्मा दिया और वह जल्दी से घूम गई, उसकी हरकतें लगभग उन्मत्त थीं। जी, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं, उसने हकलाते हुए कहा। उसके जवाब देने से पहले ही वह भाग गई। एलिस्टर रुक गया, उसे भागते हुए देख रहा था। दूरी में उसका रूप छोटा होता जा रहा था। वह खुद से ही बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे क्या हो गया है? मुझे लगा कि मैं समझ गया हूं कि लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन वह एक रहस्य है। उसने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने अपना ध्यान आगे के रास्ते पर लगाया। उसके सामने मुकाबला करने का मैदान बड़ा हो गया था और एक गहरी सांस के साथ उसने अपना चलना फिर से शुरू किया, खुद को युद्धों के साथ सत्र के लिए तैयार किया। विशाल मार्ग से होते हुए उस विशाल विस्तार में जो प्रशिक्षण क्षेत्र था, एलिस्टर की नज़र रेन के साथ मुकाबला कर रहे युद्धों पर पड़ी। रेन, एक शक्तिशाली अग्नि हेरफेर प्रतिभा का उपयोग करते हुए, आग के हमलों की एक श्रृंखला को उजागर कर रहा था जिसने अखाड़े को रोशन कर दिया। अखाड़े के चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षा कवच से ढके ऊंचे स्थानों पर कुछ निचले दर्जे के सदस्य लड़ाई को देखते हुए देखे जा सकते थे। यह उनके लिए गिल्ड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लड़ते हुए देखकर लड़ाई के बारे में कुछ बातें सीखने का एक तरीका था। बस इतना ही हो गया, एलिस्टर ने यूटो को रेन के साथ लड़ते हुए देखकर बड़बड़ाया। रेन ने आग के गोले बरसाए, जिनमें से प्रत्येक में तीव्र गर्मी थी। हालांकि यूटो ने अंधाधुंध गति से आगे बढ़ते हुए बिना किसी प्रयास के आग की लपटों को चकमा दिया। जैसे ही आग के गोले उसके पास से गुजरे, यूटो की नज़र रेन पर टिक गई। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, रेन? उसकी हरकतें तेज, तरल और सटीक थीं। कोई भी सोच सकता था कि वह उन्हें चकमा देने के लिए सीधे देखने के बजाय सहजता से आगे बढ़ रहा था, जो उसकी बेतुकी शारीरिक क्षमताओं का प्रमाण था। रेन ने अपने हमले को तेज करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों से आग की एक विशाल लहर निकली जो ज्वार की तरह यूतो की ओर बढ़ रही थी। वाह, क्या तुमने देखा? निचले क्रम के सदस्यों में से एक ने उत्साह से फुसफुसाया। रेन के आग के हमले पागलपन भरे हैं। दूसरे ने आंखें चौड़ी करके सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मास्टर यूतो को देखो, वह हर चीज को ऐसे चकमा दे रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। यूतो मुस्कुराया, उसकी आवाज आग की लपटों की गर्जना को काट रही थी। प्रभावशाली, लेकिन पर्याप्त नहीं, उसने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होते हुए कहा। गर्मी इतनी तीव्र थी कि सुरक्षा कवच के पीछे बैठे दर्शक भी इसे महसूस कर सकते थे। लेकिन यूतो बेफिक्र रहा। वह हवा में उछला, आग की लपटों को चीरता हुआ, उसका रूप धुंधला हो गया और वह रेन के पीछे एक जोरदार प्रहार के साथ उतरा जिसने जमीन को हिला दिया। क्या तुमने वह मुक्का देखा? किसी ने कहा। उसने रेन को ऐसे उड़ा दिया जैसे वह कुछ भी नहीं था। रेन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि यूतो उस पर टूट पड़ा। तुम बहुत धीमे हो, तुम फिर से अपने पैरों की हरकतें खराब कर रहे हो, यूतो ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसकी मुट्ठी रेन के मध्य भाग से टकराई जिससे वह अखाड़े में गिर गया। रेन अपने पैरों पर लुढ़क गया, उसके चारों ओर लपटें चमक रही थीं क्योंकि उसने एक और हमले के लिए अपनी ताकत जुटाई। एक दहाड़ के साथ रेन ने आग का तूफान छोड़ा, लपटें सांपों की तरह घूम रही थीं और कुंडल बना रही थीं। यूतो ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय वह नरक में भाग गया, उसका शरीर गति की एक लकीर की तरह था। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, उसने कहा, एक पल में उनके बीच की दूरी को कम करते हुए। उसकी मुट्ठी ने हमला करने के लिए पीछे की ओर उठाया।
रेन ने खुद को बचाने के लिए आग की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन यूतो बहुत तेज था। उसकी मुट्ठी ने अवरोध को तोड़ दिया और रेन की छाती पर जा लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। टक्कर से एक गड्ढा बन गया और रेन वहीं पड़ा रहा, सांस लेने के लिए हौंफता रहा। उसकी लपटें कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थीं। यूतो उसके ऊपर खड़ा था, उसका चेहरा शांत और संयमित था। तुम मजबूत हो, रेन, लेकिन तुम अपनी आग पर बहुत ज्यादा निर्भर हो। तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का अनुमान लगाने के लिए अनुकूलन करना सीखना होगा। रेन खांसने लगा, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, गुरु। तुम्हारे पास भगवान की गति और ताकत है। यूतो ने हाथ बढ़ाकर रेन को खड़ा होने में मदद की। रणनीति और अनुकूलनशीलता के बिना ताकत और गति कुछ भी नहीं है। याद रखो, एक सुविचारित रणनीति के साथ कमजोर भी मजबूत को मात दे सकता है। दर्शकों ने यूतो के बेजोड़ कौशल का एक और प्रदर्शन देखकर तालियां बजाईं और आपस में बड़बड़ाने लगे। फिर यूतो ने कहा, ठीक है, अब मुख्य पाठ्यक्रम पर आते हैं। वह एलिस्टर की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ आओ। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आज तुम मुझे क्या आश्चर्यचकित करोगे। अध्याय 73। वह जानता है, लेकिन कितना। रेन ने खुद को धूल से साफ किया और दूसरे टीम लीडर्स के पास गया। उसके कदम तीव्र मुकाबले से थोड़े अस्थिर थे। हिरोशी, कैडा, रेजिग्रिन और गोरो ने उसके पास आते ही ऊपर देखा। उनके चेहरों पर मिश्रित चिंता और सौहार्द के भाव थे। अच्छा मैच, रेन, हिरोशी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तुमने वहां अपना बचाव बहुत अच्छे से किया। कैडा ने सिर हिलाया, उसके उग्र बालों ने रोशनी पकड़ी। हाँ, तुम वाकई उसे धक्का दे रहे थे। तुम्हारे आग के हमले प्रभावशाली थे। रेन ने ठहाका लगाया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह अभी भी अपनी सांसें थाम रहा था। धन्यवाद, लेकिन मास्टर, यूतो अभी भी दूसरे स्तर पर है। उसकी गति और ताकत, ये प्रकृति की शक्ति से लड़ने जैसा है। और उसने स्पष्ट रूप से काला रंग पकड़ा था। रेजिग्रिन, उसकी एक आंख मनोरंजन से चमक रही थी, मुस्कुराया। ठीक है, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, ये पक्का है। मुझे लगता है कि तुमने उसे पसीना भी छुड़ाया। थोड़ा सा। गोरो ने सोच समझकर अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। तुम्हारी रणनीति ठोस थी, लेकिन जैसा कि मास्टर यूतो ने कहा, अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। तुम वहां पहुंच जाओगे। हम सभी के पास आगे बढ़ने की गुंजाइश है। रेन ने एलिस्टर की ओर देखते हुए आह भरी, जो अखाड़े में अपनी बारी की तैयारी कर रहा था। बढ़ने की गुंजाइश की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है कि एलिस्टर आज कैसा प्रदर्शन करेगा। हिरोशी ने कंधे उचका दिए। मास्टर यूतो के साथ एलिस्टर के मुकाबलों को वास्तव में वास्तविक प्रशिक्षण नहीं कहा जा सकता। एलिस्टर बस हाथ से हाथ की लड़ाई में उसके साथ कुछ वार करता है। वे ऐसा तब तक करते हैं जब तक एलिस्टर थक नहीं जाता या बस आगे नहीं बढ़ पाता, और मास्टर यूतो पूरे समय खुद को रोके रखता है। कैदा मुस्कुराए। हाँ, यह एलिस्टर के लिए सहनशक्ति की परीक्षा की तरह है। वह आखिरकार एक समन करता है। मास्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करता। वह बस उसके साथ खेल रहा है, सच में। लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा कि वह कुछ हद तक खुद को संभाल सकता है। रेजिग्रिन ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। उसके पास अन्य समनकर्ताओं की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति हो सकती है। वास्तव में वह अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक कुशल है। लेकिन बंजर भूमि में जीवित रहने के लिए बस इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। आप सभी को बोर करने के लिए क्षमा करें। शायद एक समनकर्ता के लिए वास्तव में एक अमर राक्षस के साथ आमने सामने होना अधिक सामान्य होता। एलिस्टर ने बेपरवाही से सोचा। एलिस्टर ने युद्ध की मुद्रा अपनाई। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसकी आंखें केंद्रित थीं। जब आप तैयार होंगे, मैं भी तैयार हूं, सर। यूतो मुस्कुराया, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अभी नहीं, एलिस्टर, आज का मुकाबला थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे समन के साथ मुकाबला करूंगा। वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाए, क्या? लेडी एको एरेना के विपरीत दिशा में एक निचली पंक्ति में खड़ी थी, जो सुरक्षात्मक अवरोधों वाली पंक्तियों से एरेना के करीब थी। उसने तुरंत पुकारा, मास्टर यूतो, मुझे लगा कि हमने इस बारे में बात की है। एलिस्टर यहाँ अपने समन का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जोखिम शामिल है और पिछली बार नुकसान हुआ था। इससे पहले यूतो ने अपने प्रशिक्षण के पहले दिन सिंडर के साथ मुकाबला करने का प्रयास किया था। स्वाभाविक रूप से, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, उसकी लपटों ने एरेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि वे कभी भी यूतो पर नहीं गिरी क्योंकि उसने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। हालांकि एरेना अब अच्छी स्थिति में था, लेकिन प्रबंधन टीम के लिए इसे ठीक करना एक वास्तविक दर्द था, और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि केवल एलिस्टर के साथ प्रशिक्षण लेना बेहतर होगा। आखिरकार अगर वह समनकर्ता चेतना खो देता तो उसका समन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, नष्ट हो जाता, या ऐसा उन्होंने सोचा। यूतो लेडी एको की ओर मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, एको। हालांकि यह एलिस्टर के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसे अपने समन को ठीक से नियंत्रित करना सीखना होगा। जोखिम संभावित लाभों के लायक हैं।
तब यूतो ने मजाकिया अंदाज में कहा, हालांकि आपकी बात सही है, इसलिए उसके ड्रेक को अपनी लपटों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि केवल शारीरिक हमले करने की अनुमति दी जाएगी। एको चिल्लाया, ये और भी बुरा हो सकता है। क्या होगा अगर, जब समन आपको हराने की कोशिश कर रहा है, तो यह अपने आसपास के वातावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसे ऐसा करने देना बुद्धिमानी नहीं है। तब यूतो ने कहा, यह कितनी बड़ी शर्म की बात है, अगर केवल उसके समन का अपनी शारीरिक क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण होता। उसने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा। एक पल के लिए एलिस्टर और यूतो दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देखते हुए। भीड़ में से कुछ लोग बुदबुदाने लगे, ये सोचकर कि यूतो क्या कर रहा है, गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा है, एलिस्टर को इस क्षेत्र में अपने समन का उपयोग करने देना। मैंने सुना है कि पिछली बार सिंडर ने इस जगह को लगभग जला दिया था। फिर से जोखिम क्यों उठाना? शायद गिल्ड मास्टर ये देखना चाहता है कि क्या एलिस्टर अब सिंडर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह अभी भी लापरवाही लगती है। क्या आपको लगता है कि एलिस्टर का अपने समन पर नियंत्रण इतना बेहतर हो गया है? अगर ऐसा हुआ है तो ये प्रभावशाली होगा। ये केवल नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये युद्ध की गर्मी में अपने समन को ठीक से समन्वित करने में सक्षम होने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह उसे ठीक से सुरक्षा प्रदान करने और गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। फिर भी, अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो ये बहुत जल्दी गड़बड़ हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि गिल्ड मास्टर को पता है कि वह क्या कर रहा है। एलिस्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि मेरे समन के साथ मेरे समन्वय का परीक्षण करना यहाँ आवश्यक है। जैसा कि आपने पहले कहा था, मेरे कौशल को प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छी जगह बंजर भूमि होगी। यहाँ मेरे समन का उपयोग करने से हमारे आसपास के वातावरण को बहुत अधिक नुकसान होगा। मुझे यकीन है कि वह कुछ करने की योजना बना रहा है। वह फिर से वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा उसने खजाने में किया था, और मुझे ये पसंद नहीं है। यूतो ने ठहाका लगाया। चलो अब, बोर मत बनो एलिस्टर। क्या तुम्हें वास्तव में हमेशा प्रेरित होने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है? एलिस्टर ने भौहें सिकुड़ी, हैरान। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूतो मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास चला गया। ठीक है, ये कैसा रहेगा, चलो एक सौदा करते हैं। एक पल के लिए उन शब्दों ने एलिस्टर की थकी हुई आंखों के सामने एक खास याद को कौंधने का काम किया, लेकिन उसने उसे झटक दिया। उसके सामने पहुंचकर मास्टर यूतो ने एलिस्टर से अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाने को कहा। एलिस्टर ने ऐसा किया और यूतो फुसफुसाया, अब आओ, अगर तुम्हारा समन मुझ पर एक उंगली रख पाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम वर्तमान में जो आइटम खोज रहे हो उनमें से एक कहाँ मिल सकता है। लेकिन तुम्हें अखाड़े को गंभीर नुकसान पहुंचाने या कुछ भी पिघलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे समन का अपने हमलों पर बेहतर नियंत्रण हो। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? यूतो मुस्कुराया। यूतो सर्वशक्तिमान अमृत की बची हुई सामग्री का जिक्र कर रहा था, साथ ही अपने समन से युद्ध के और भी परिष्कृत रूप की उम्मीद कर रहा था। पूरे हफ्ते में एलिस्टर ने 2 बार ब्लैक मार्केट का दौरा किया था और बंजर भूमि में अपना दैनिक प्रशिक्षण पूरा किया था, लेकिन वह बची हुई सामग्री को खोजने के करीब भी नहीं था। और इस समय मियू के पास मूल रूप से 2 हफ्ते और कुछ दिन बचे थे। यूतो के शब्दों को सुनने के बाद एलिस्टर शांत रहा, हालांकि उसके शब्दों ने भावनाओं के तूफान को जगा दिया था। टेरा की आवाज़ अचानक उसके सिर में गूंज उठी, मेरे प्रभु, ये स्पष्ट है कि वह आपसे क्या करने का अनुरोध कर रहा है। वह सिंडर को उसके युद्ध रूप में देखना चाहता है। क्या इस तरह का खुलासा करना बुद्धिमानी होगी, इस तथ्य को देखते हुए कि वह अभी भी आपसे रहस्य छिपा रहा है? एलिस्टर ने जवाब दिया, मुझे पता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसे पहले से ही पता होगा कि ड्रैगन अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उसके सामने दिखावा करना बेकार होगा। इसके अलावा आज मेरे बारे में उसका जो भी अनुमान है वह कल अप्रासंगिक हो जाएगा। आखिरकार मैं और मजबूत ही होने जा रहा हूँ। वास्तव में मैं इसे एक अवसर के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह सब कुछ जानता हो, अच्छा होगा कि वह ऐसा ही रहे। यूतो पीछे हट गया, एलिस्टर को गौर से देखते हुए। तो क्या होने वाला है एलिस्टर? क्या तुम चुनौती स्वीकार करोगे? एलिस्टर बस रुक गया, फिर भी जवाब देने के लिए, क्योंकि उसकी निगाहें यूतो पर टिकी हुई थीं। मेरे प्रभु, अगर यह आदमी आपके खिलाफ खड़ा होता है तो मैं उसे काटने के लिए तैयार हूँ। एलिस्टर के विचारों में एक नर ड्रैगन की आवाज़ गूंज उठी। अध्याय 74, ड्रैगन नाइट। इसके बाद एलिस्टर ने जवाब दिया, अनावश्यक, वह इस समय खतरे में है, डार्विन। नर ड्रैगन, डार्विन ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ मेरे स्वामी। इसके बाद एलिस्टर ने यूतो से बात की, तो अगर मैं समझ गया कि तुमने क्या कहा, तो हम मूल रूप से टैग का खेल खेल रहे हैं और मुझे बस तुम्हें पकड़ना है। यूतो मुस्कुराया, ठीक है, हाँ,
लेकिन तुम्हारा समन अपनी लपटों का उपयोग नहीं कर सकता और उसे अपने आसपास के वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या अखाड़े की सीमाओं से आगे बढ़ने के बारे में, क्या ये हमारे सौदे को रद्द करने के लिए दंड के रूप में गिना जाएगा? बेशक, अगर तुम्हारा समन या तुम किसी भी कारण से सीमा से बाहर हो जाते हो तो मैं विजेता होऊंगा। एलिस्टर रुक गया, उसकी पीली आंखें थोड़ी चमक रही थीं और उसने कहा, क्या मैं इसका मतलब ये समझ सकता हूं कि तुम जानबूझकर मुझे विफल करने की कोशिश कर सकते हो? मेरा मतलब है, अगर यह सिर्फ पीछा करने जैसा होता तो यह मज़ेदार नहीं होता, है न? यूतो ने मुस्कुराते हुए कहा। पीछा करने जैसा, है न? एलिस्टर ने चुपचाप यूतो के इस लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए दोहराया। हवा में फुसफुसाहटें भर गईं, क्योंकि कई लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या वे वाकई ऐसा करने जा रहे हैं। क्या वह वाकई इसे फिर से यहाँ बुलाने जा रहा है? पिछली बार बहुत बुरा हुआ था। गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा है? शायद एलिस्टर के पास अब बेहतर नियंत्रण है। भले ही वह ऐसा करता हो, फिर भी ये लापरवाही लगती है। टीम के सभी नेता फुसफुसाए, ये सोचते हुए कि गिल्ड मास्टर यूतो क्या करने जा रहा है। मास्टर की क्या योजना है? हिरोशी ने सिर खुजलाते हुए पूछा। कैदा ने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह चाहता है कि एलिस्टर के पास बेहतर नियंत्रण हो। रेज़ेग्रिन ने अपने दांत पीसते हुए अपनी बाहें क्रॉस की, आंखें सिकोड़ीं। मुझे अभी भी यह बात पसंद नहीं है कि ऐसा लगता है कि वह लड़के को खुली छूट दे रहा है। कैदा ने रेन की ओर रुख किया। तुम क्या सोचते हो, रेन? तुमने कुछ नहीं कहा। रेन ने बोलने से पहले अपने चश्मे को ठीक करते हुए रुककर कहा। मुझे लगता है कि वह एलिस्टर को अपने समन को ठीक से नियंत्रित करने और उसकी ताकत का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है। रेज़ेग्रिन ने उपहास किया। कब से क्रूर बल का प्रदर्शन ताकत का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। मेरा मतलब है, ड्रेक को बस राक्षसों को जलाना है न? रेन ने एक आह भरी और फिर कहा, जैसा कि मास्टर यूतो ने पहले कहा था, ताकत और गति को हमेशा एक सोची समझी रणनीति के साथ कम किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि वह एलिस्टर को यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे हमेशा चौकन्ना रहने और अपने समन पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहने का एक तरीका। आखिरकार ऐसा कोई नियम नहीं है जो गिल्ड को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अंडरहैंड तरीकों का इस्तेमाल करने से रोकता हो। अन्य टीम लीडर्स ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ये तर्कसंगत लगता है, हिरोशी ने कहा। यूतो ने अपना ध्यान वापस एलिस्टर की ओर मोड़ा। जब तुम तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। एलिस्टर ने गहरी सांस ली और उनके मुकाबले के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। तो मुझे ये ठीक से समझ लेना चाहिए, उसने नियमों का सारांश देते हुए कहा। कोई आग नहीं, आसपास के क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना और अखाड़े की सीमाओं के भीतर रहना। तो मूल रूप से जो भी दूसरे को छूता है वह जीत जाता है। यूतो ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। बिल्कुल, चलो देखते हैं कि तुम और तुम्हारा समन क्या कर सकते हैं, एलिस्टर। फिर एलिस्टर ने कहा, समझ गया। तो सर, ऐसा कोई नियम नहीं है जो सुझाव देता हो कि मुझे केवल सिंडर का उपयोग करने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि मैं उसकी जगह किसी अन्य ड्रैगन को बुला सकता हूं। एलिस्टर के शब्दों ने यूतो को हैरान कर दिया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? अगर यह टैग का खेल है तो? एलिस्टर की पीली आंखें थोड़ी चमक उठीं। जब वह बोल रहा था तो उसके आसपास की हवा कांप रही थी। आगे आओ, डार्वेन, एलिस्टर ने यूतो को बीच में रोकते हुए कहा। उस पल में एलिस्टर के बगल में एक बहुत बड़ी दरार टूटती हुई दिखाई दे रही थी और उसके साथ एक बहुत बड़ा दमनकारी आभा और हवा के बहुत बड़े झोंके भी आए। एक पल के लिए सभी रुक गए। जो लोग सुरक्षात्मक अवरोध के पार से देख रहे थे वे सभी असहज महसूस कर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? हवा में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। यह मेरी त्वचा को सिहरन पैदा कर रहा है। क्या हमें इतना करीब होना चाहिए? शायद हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। ये पहले से अलग लगता है। क्या पिछली बार जब उसने अपने राक्षस को बुलाया था तब हवा में सांस लेना इतना मुश्किल था? टीम के नेताओं ने असहज नज़रों का आदान प्रदान किया। क्या आप में से बाकी लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? हिरोशी ने पूछा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बेशक, यह आभा ये पहले से ज्यादा मजबूत है, कैदा ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। रेज़ेग्रीन ने अपने दांत पीस लिए। वह बच्चा शायद कुछ गलत करने की फिराक में है। गोरो ने चिंता भरी आवाज में पुकारा, एलिस्टर, तुम क्या कर रहे हो? एलिस्टर ने शांति से जवाब दिया, कुछ ज्यादा नहीं, बस अपने बुलावे को बुलाया है। अरेना के दूसरी तरफ खड़ी लेडी एको ने एलिस्टर पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी को गंभीर नुकसान पहुंचाते हो। उसके खत्म करने से पहले एक आकृति दरार से बाहर निकली। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि जैसे ही वे बाहर निकले हवा का झोंका आया, जिससे सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। जैसे ही हवाएं तेज हुई, थोड़ा शांत हो जाने पर हर कोई चुपचाप देखता रहा।
जो आकृति दिखाई दी थी वह ड्रैगन या ड्रेक की तुलना में मनुष्य की तरह अधिक दिख रही थी, हालांकि उसकी पूंछ और 2 जोड़ी काले सींगों से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये पूरी तरह से काले कवच में लिपटा हुआ था और इतनी ऊंचाई पर खड़ा था कि यह एलिस्टर से थोड़ा लंबा लग रहा था। इसकी चमकती हुई बैंगनी आंखें इसके हेलमेट के छज्जों से देखी जा सकती थीं और इसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली चमक रही थी। फिर आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, मुड़ी और एलिस्टर के सामने झुकी और कहा, डार्विन अपने स्वामी को अपना सम्मान देता है। सुरक्षात्मक अवरोध के पीछे भीड़ विस्मय और भय के मिश्रण में बड़बड़ा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वह क्या है? वह बड़ा वाला कहाँ है? क्या वह मानव रूप में ड्रैगन है? उस बिजली को देखो, ये भयानक है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े ही मारा जाऊंगा। टीम के नेताओं ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, उनकी पहले की आशंकाएं और भी बढ़ गईं। हिरोशी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन मानव रूप ले सकते हैं। कैडा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। भले ही वे कर सकते थे, वह सिंडर नहीं है। लगता है उसने पहले ही किसी और को बुला लिया है। रेजिग्रिन, उसका चेहरा अविश्वास से मुड़ गया, बुदबुदाया, तो बच्चे के स्वतंत्र शासन के अलावा वह रहस्य भी रख रहा है। वह क्या सोचता है? इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, डार्विन ने उसे एक तीव्र तीक्ष्ण नज़र से देखा और उसी पल उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी चमक गई, जिससे वह तुरंत चुप हो गया। रेजिग्रिन ने महसूस किया कि उसके घुटने काम करना बंद कर रहे थे। डार्विन की तीव्र नज़र के भार के नीचे वह गिर गया। अन्य टीम के नेताओं ने उसकी ओर देखा, उनके चेहरों पर उलझन भरी लेकिन उत्सुकता भरी नज़र थी। रेजिग्रिन, क्या तुम ठीक हो? कैडा ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। राजोग्रिन हकलाते हुए अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा था। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये जानते हुए कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस बीच अखाड़े में यूतो ने एलिस्टर को देखकर मुस्कुराया। मुझे कहना चाहिए, मैं प्रभावित हूँ। तुम्हें एक और समन मिला है। एलिस्टर ने शांत भाव से जवाब दिया और अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। तुम इतने हैरान नहीं लग रहे हो, ये देखते हुए कि यह लगभग इंसान जैसा दिखता है। यूतो ने कंधे उचका दिए। अरे अब आओ, जब तुमने मेरे पास जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन्हें देख लिया है, तो तुम्हें अब और कुछ भी हैरान नहीं करता। एलिस्टर चुप रहा। फिर एलिस्टर ने पूछा, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? यूतो ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चंचल भाव था। जरूर, कभी भी। फिर एलिस्टर ने कहा, डार्विन उठो। डार्विन ने जवाब दिया, हाँ मेरे स्वामी। एलिस्टर ने यूतो की ओर देखा और कहा, वहाँ उस आदमी को देखा। डार्विन की नज़र यूतो पर गई, उसकी चमकती बैंगनी आंखें सिकुड़ गईं। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए पकड़ो, एलिस्टर ने कहा, लेकिन तुम्हें आसपास के इलाके को नष्ट करने की अनुमति नहीं है और तुम्हें इस मंच के किनारों से आगे कदम नहीं रखना है। डार्विन ने सिर हिलाया, उसका शरीर तनाव में आ गया। समझ गया। वह यूतो का सामना करने के लिए मुड़ा, उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो रही थीं, उसके चारों ओर बैंगनी बिजली चमक रही थी। खुद को तैयार करो, मेरे स्वामी ने तुम्हें पकड़ने का अनुरोध किया है। सम्मान पाओ। अध्याय 75, शक्ति का एक संक्षिप्त प्रदर्शन। रेन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। क्या यही वजह है कि गिल्डमास्टर ने उसे इतना पसंद किया? आमतौर पर एक सुमनकर्ता को कम से कम 1 महीने का समय लगता है, इससे पहले कि वे वश में करने से मानसिक तनाव और अपने समन को नियंत्रण में रखने के लिए लगने वाले मान की मात्रा के कारण एक और समन करने का प्रयास कर सकें। लेकिन उसके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये केवल 1 सप्ताह और 5 दिन ही हुआ है, और उसने जिन राक्षसों को बुलाया है वे दोनों ही पौराणिक प्राणी माने जाते हैं। वह उन्हें सहजता से नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि उसके पास अभी भी उचित समन्वय की कमी है। लेकिन समय के साथ मुझे यकीन है कि वह ये सीख जाएगा। अगर वह सीखता है और उसके पास मौजूद समन की संख्या बढ़ती रहती है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब वह इस क्षेत्र में नहीं, इस मेगा सिटी और उससे परे की दुनिया में सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति होगा। रेन ने अपने चश्मे को ठीक किया जो उसकी नाक की लकीरों से नीचे खिसक गया था, जिससे वे आगे सोचते हुए धीरे से चमकने लगे। हालांकि ऐसा हो सकता है, फिर भी मैं उसके व्यवहार के पक्ष में नहीं हूं। यूतो को डार्विन के अपमानजनक लहजे पर थोड़ी जलन महसूस हुई। एलिस्टर, शायद तुम्हें अपने समन को कुछ उचित शिष्टाचार सिखाना चाहिए। यूतो के बात खत्म करने से पहले डार्विन बिजली की गति से यूतो पर टूट पड़ा। उसके शरीर से बैंगनी बिजली निकल रही थी जो हवा में फैल रही थी। उसके नीचे की जमीन चटकने लगी और जैसे ही वह आगे बढ़ा, काले कवच और बिजली की ऊर्जा का एक धुंधलापन दिखाई दिया। हमले की तीव्र गति से यूतो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन सहज रूप से वह किनारे की ओर खिसक गया। डार्विन की पकड़ से बाल बाल बच गया। डार्विन मंच के किनारे पर ही रुक गया, उसकी उंगलियां मुड़ी और उसने यूतो का सामना किया। अजीब है, उसने कहा, थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। मैं चूक गया। फिर वह सीधा हुआ, उसकी चमकती हुई आंखें यूतो पर टिकी हुई थीं।
प्रभावशाली, डार्विन ने कहा, उसके स्वर में एक अनिच्छुक सम्मान था। तुम तीसरे प्राणी हो जो सफलतापूर्वक मेरी पकड़ से बच निकले हो। युतो की चिड़चिड़ाहट थोड़ी कम हुई, उसकी जगह एक गणनापूर्ण नज़र ने ले ली। तुम तेज हो, उसने स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ गति ही काफ़ी नहीं होगी। डार्विन की आंखें सिकुड़ गईं, उसके चारों ओर बैंगनी बिजली और भी तेजी से चमकने लगी। हम देखेंगे, उसने जवाब दिया, उसका रुख अगले कदम के लिए तैयार था। टीम के नेता चुपचाप खड़े रहे, डार्विन की हरकत से हवा के झोंके उनके चारों ओर घूम रहे थे और सब कुछ धुंधला कर रहे थे। रेन का चश्मा लगभग उसकी नाक से फिसल गया क्योंकि वह अभी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम में से बाकी लोगों ने वह देखा? रेन ने हकलाते हुए अपना चश्मा ठीक किया। गोरो अभी भी हैरान दिख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने क्या देखा। क्या ये टेलीपोर्टेशन हो सकता है? कैडा ने सुझाव दिया। रेजिग्रिन अभी भी अपने पहले के डर से उबर रहा था, किसी तरह बोलने में कामयाब रहा। नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन दृढ़ थी। गिल्डमास्टर ने बस गति कहा। इसका मतलब है कि वह शारीरिक रूप से आगे बढ़ा। भीड़ से बड़बड़ाहट तेज होती गई क्योंकि हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। क्या यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा? शायद ये किसी तरह की टेलीपोर्टेशन प्रतिभा थी। राक्षसों में प्रतिभा नहीं होती, बेवकूफ़। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह वास्तव में इतनी तेजी से आगे बढ़े। नहीं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ा। कोई भी चीज़ इस तरह कैसे आगे बढ़ सकती है? ऐसा लगा जैसे वह एक सेकंड के लिए गायब हो गया हो। क्या ये पौराणिक वर्ग के राक्षसों की असली शक्ति है? युतो ने खुद को संभाला, उसके चेहरे पर थोड़ी सी तनाव की भावना दिखाई दे रही थी। एलिस्टर, तुम आश्चर्य से भरे हुए हो, उसने डार्विन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए कहा। डार्विन ने आगे के निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना फिर से हमला किया, उसका शरीर बैंगनी बिजली की तरह चमक रहा था। युतो के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था, वह अपनी सजगता के साथ किनारे की ओर भागा। डार्विन के पैर जमीन पर लगे और वह वहीं रुका जहां युतो खड़ा था, जिससे एक छोटा सा शॉकवेव बना जिससे धूल और मलबा उड़ गया। युतो की हरकतें सहज और सटीक थीं, हर बार वह डार्विन की पकड़ से बाल बाल बच गया। ये ड्रैगन मुझे सांस लेने की जगह नहीं दे रहा है, उसने बुदबुदाया और बिजली की गति से दूसरी पकड़ से बचता हुआ। डार्विन ने गति नहीं धीमी की। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये पल भर में खत्म हो सकता है, उसने कहा। वह फिर से आगे बढ़ा, उसका हाथ अविश्वसनीय गति से युतो की ओर बढ़ा। युतो ने पकड़ से बचने के लिए अपने शरीर को घुमाया, लेकिन डार्विन की उंगलियां उसके कपड़े के किनारे से छू गईं। कपड़ा जोर से फट गया, डार्विन की पकड़ में युतो की आस्तीन का एक टुकड़ा आ गया। युतो तेजी से पहुंच से बाहर हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डार्विन ने रुककर फटे हुए कपड़े को हाथ में लेकर देखा और फिर उसे फेंक दिया। शानदार। युतो थोड़ी भारी सांस लेते हुए लेकिन फिर भी शांत मुस्कुराया। डार्विन एक बार फिर से आगे बढ़ता है। उसकी बैंगनी बिजली तीव्रता से चमकती है जो अखाड़े को रोशन करती है। युतो डार्विन की हरकत का अनुमान लगाने में कामयाब रहा। एक साइड स्टेप के साथ उसने पंजे और बिजली के धुंधलेपन को अपने पास से गुजरने दिया। डार्विन की हरकत खाली जगह को चीरती हुई हवा में तेजी से गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक पल के लिए भी रुके बिना डार्विन अपनी चपलता का प्रदर्शन करता है। वह अपनी एड़ी पर तेजी से घूमता है, गति उसे बिजली की गति से युतो की ओर ले जाती है। युतो सहज रूप से प्रतिक्रिया करता है, डार्विन के फैले हुए हाथ के उसके सिर के ऊपर हवा में करते ही झुक जाता है। हवा का एक झोंका युतो के बालों को झकझोरता हुआ आता है। भीड़ ने प्रत्येक निकट चूक के साथ हौंफते हुए जयकारे लगाए। अखाड़े में तनाव इतना अधिक था कि चाकू से काट दिया जा सकता था। उनकी हरकतें तेज हो गईं, बैंगनी बिजली की धुंध और तरल गति। प्रत्येक तेज हरकत ने हवा में शॉकवेव भेजी, धूल और मलबे को हिलाया। टीम के नेताओं ने अपनी आंखें ढक लीं क्योंकि हवा के झोंके उनकी अविश्वसनीय गति से उनके चारों ओर घूम रहे थे। ये नियंत्रण से बाहर हो रहा है, रेन चिल्लाया। भीड़ की दहाड़ के बीच उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसका चश्मा बहुत पहले ही उसकी नाक से नीचे खिसक गया था, जो घूमती हुई अराजकता से थोड़ी ही सुरक्षा दे रहा था। गोरो ने अपनी उंगलियों के बीच से झांका, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। एलिस्टर कहाँ है? उसने चिल्लाया, उसकी आवाज़ अखाड़े में गूंज रही थी। युतो ने टीम के नेताओं की एलिस्टर के लिए उन्मत्त पुकार सुनी। उसका मन क्षण भर के लिए चिंता से भर गया। उसने इधर उधर देखा, लापता समनकर्ता की तलाश में, एकाग्रता में थोड़ी सी चूक। वह कहाँ गया? उसने खुद से सोचा। डार्विन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने हेलमेट के नीचे मुस्कुराया। युद्ध के बीच में विचलित हो जाना। इससे पहले कि युतो प्रतिक्रिया कर पाता, डार्विन का हाथ हवा में चमकने लगा, बिजली चमकने लगी। उनके बीच की दूरी मात्र कुछ इंच थी। युतो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया की। एक कराह के साथ उसने अपने मन को अपने पैरों में डाला, विस्फोटक बल के साथ खुद को पीछे की ओर धकेला।
वह कई मीटर दूर गिरा, उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसे लगा कि वह सुरक्षित है, एक ठंडी आवाज़ अखाड़े में गूंजी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। और यह चेकमेट है। अचानक युतो के पीछे से एक हाथ आया और उसके कंधे पर थपथपाया। थपकी गूंजती हुई लग रही थी, जिससे हर दूसरी आवाज़ और बड़बड़ाहट शांत हो गई। युतो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह जिम्मेदार व्यक्ति का सामना करने के लिए घूमा। वहां उसके पीछे लापरवाही से खड़ा एलिस्टर था। डार्विन, अच्छा काम किया, एलिस्टर ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ भीड़ की खामोशी पर गूंज उठी। अब तुम वापस आ सकते हो। डार्विन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हवा में एक दरार खुल गई, अंधेरे और रोशनी का एक घूमता हुआ भंवर। बैंगनी बिजली की धुंध के साथ डार्विन दरार में भाग गया और यह उसके पीछे बंद हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। युतो ने एलिस्टर की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और मनोरंजन का एक स्पर्श था। लगता है तुम जीत गए, उसने हंसते हुए कहा। कैडा, अभी भी घटनाओं को समझते हुए, बुदबुदाया, क्या ये खत्म हो गया है? रेन ने अपने चश्मे को ठीक किया, उसका दिमाग ये समझने के लिए दौड़ रहा था कि अभी क्या हुआ था। लगता है कि यह हो गया है। हिरोशी ने सदमे में अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सब कुछ पल पहले ही शुरू हुआ था, है ना? रेन अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। एलिस्टर ने युतो के कंधे पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए कहा, अब सर, हमारा सौदा हो गया। युतो ने झुंझलाहट के साथ एलिस्टर का हाथ झटक दिया। आराम से, बहक मत जाना। अध्याय 76, विश्वास बनाना, इलाज की तलाश। एलिस्टर और युतो के बीच मैच के बाद भीड़ उत्साह और जिज्ञासा से भर गई। बातचीत हवा में भर गई, हर कोई एलिस्टर के नए समन और उसके द्वारा किए गए उल्लेखनीय गायब होने के विषय में व्यस्त था। क्या आपने वह गति देखी? ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो रहा था। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, और ये तथ्य कि मास्टर युतो उसके साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम था और भी अधिक आश्चर्यजनक था। वह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया? मुझे लगा कि उसकी प्रतिभा पुनर्जनन है, और उसका वह नया समन, ये किसी तरह के ड्रैगन नाइट जैसा लग रहा था। मैंने पौराणिक प्राणियों के बारे में सुना है, लेकिन ये कुछ और है। हाँ, जिस तरह से यह आगे बढ़ा, लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, सुरक्षात्मक अवरोध के पीछे खड़ा एक गिल्ड सदस्य चुपचाप समूह से दूर हो गया। वे भीड़ के बीच से निकल गए, किसी का ध्यान नहीं गया, और अखाड़े के किनारे की ओर बढ़ गए। नजरों से ओझल होने के बाद उन्होंने सावधानी से इधर उधर देखा और फिर एक छायादार कोने में चले गए। अपनी जेब से उन्होंने एक छोटा, सरल संचार उपकरण निकाला। इसे अपने मुंह के पास रखते हुए वे फुसफुसाए, एलिस्टर के पास एक और समन है। ये किसी तरह का ड्रैगन नाइट लगता है जिसकी गति और सजगता अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि उसने इसे डार्विन कहा था। संदेश प्रसारित होते ही डिवाइस धीरे से चटकने लगी। गिल्ड के सदस्य प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखें ये सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के चारों ओर देख रही थीं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। दूसरी तरफ से एक विकृत और फीकी आवाज ने जवाब दिया, समझ गए, जानकारी इकट्ठा करते रहो। हमें उन प्राणियों की क्षमताओं के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जिन्हें वह बुलाता है। अगर कल से पहले भी आपको कुछ पता चल जाए तो रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। ठीक है, गिल्ड के सदस्य ने बड़बड़ाते हुए डिवाइस को जेब में रखा और भीड़ में वापस घुल मिल गए। जैसे जैसे उनके आसपास चर्चाएं जारी रहीं, उन्होंने अपने कान खुले रखे। एलिस्टर और उसके रहस्यमयी समन के बारे में कोई भी और मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार रहे। योजक चिन्ह। इस बीच वापस अखाड़े में उत्साहित बड़बड़ाहट जारी रही क्योंकि अन्य लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। यह पागलपन था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने अभी क्या देखा। अगर वह इस तरह से जीवों को नियंत्रित कर सकता है, तो कौन जानता है कि वह और क्या कर सकता है। एलिस्टर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसका सामना किया जा सके, ये तो तय है। हाँ, और इस तरह के सम्मान के साथ कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि हम भविष्य में कालकोठरी छापों में उसके जीवों को देख पाएंगे? कालकोठरी छापों के बारे में भूल जाओ, हम इस बंजर भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम के मालिक बनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। ये तो बस शुरुआत है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उत्साह और अटकलों की भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि एलिस्टर आगे क्या करेगा। ... लेडी एको अखाड़े के किनारे पर खड़ी थी, उसकी निगाहें दूर थीं और वह अपने दिमाग में हाल की घटनाओं को दोहरा रही थी। एलिस्टर के नए समन डार्विन की शक्ति और गति का प्रदर्शन उसे विचारों में खो गया। लोगों के तितर बितर होते ही भीड़ की बड़बड़ाहट धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उसका मन एलिस्टर की बढ़ती ताकत के निहितार्थों पर टिका रहा। लेडी एको, एक आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। लेडी एको ने एक महिला गिल्ड सदस्य को तत्परता की भावना के साथ उसके पास आते देखा। लेडी एको, गिल्ड सदस्य ने फिर से पुकारा। थोड़ी सांस फूली हुई, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। ... इस बीच
यूतो ने एलिस्टर को देखा और उससे कहा, मेरे साथ चलो, एलिस्टर को अपने पीछे आने के लिए हाथ हिलाते हुए। साथ में वे अखाड़े से बाहर निकले और गिल्ड की मुख्य इमारत की ओर बढ़े। उनके कदम शांत गलियारों में गूंज रहे थे। तो तुम्हारी एक बहन बिस्तर पर पड़ी है न? यूतो ने चुप्पी तोड़ी, एलिस्टर की ओर देखते हुए। हाँ, एलिस्टर ने रूखेपन से उत्तर दिया। इससे तुम्हें क्या लेना देना? यूतो ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए आह भरी। तुम्हें थोड़ा शांत होना सीखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूतो ने एलिस्टर का सामना किया, एक मुस्कान के साथ पीछे की ओर चलते हुए। तो तुम एक इलाज बनाना चाहते हो, है न? आखिरकार उसके पास जो है वह मौत की सजा के लिए कुख्यात है। हाँ, एलिस्टर ने दृढ़ स्वर में कहा। और हमारे सौदे के आधार पर मेरे जीतने के बाद तुम मुझे ये बताने के लिए सहमत हुए कि मैं जो सामान ढूंढ रहा हूँ वह कहाँ मिल सकता है। तो कौन सा? यूतो हैरान दिख रहा था। माफ करें, क्या मैं जिन चीज़ों की तलाश कर रहा हूँ, एलिस्टर ने दोहराया, उसकी आवाज़ में निराशा झलक रही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे कि मैं उनमें से एक कहाँ पा सकता हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहना चाहते। यूतो ने हंसते हुए कहा, सामान्य रूप से चलने के लिए पीछे मुड़ा। क्या तुम्हें पहले मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वह कहाँ है? एलिस्टर अपनी जगह पर रुक गया, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। रुको, क्या? लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे, जिसका मतलब है कि तुम जानते हो कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। यूतो ने फिर कहा, ओह एलिस्टर, क्या तुम्हें कोई जीनियस नहीं माना जाता? मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग मुझे कोई पुराना अमर राक्षस समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं या अचानक मुझे लोगों के दिमाग को पढ़ने की क्षमता मिल जाती है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनमें से एक वस्तु कहाँ मिलेगी, क्योंकि मुझे यकीन था। उसने अपने सिर के किनारे पर उंगली उठाई। मेरे पास इस व्यापक ज्ञान के साथ, मेरे पास निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक उत्तर होगा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूं या इस तरह की कोई बकवास। एलिस्टर रुक गया, उसके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य का भाव था। वास्तव में उसके एक हिस्से ने मान लिया था कि यूतो सब कुछ जानता था, एक अमर होने के नाते, और ये तथ्य कि वह संदिग्ध रूप से बहुत अच्छा था और ओवरलॉर्ड हीरलूम के साथ वह सब कुछ। उसने ये भी मान लिया था कि यूतो जानता था कि वह किन चीज़ों की तलाश कर रहा था, वह क्या बनाना चाहता था, और ये तथ्य कि वह सबसे अधिक संभावना अपनी बहन को देने की उम्मीद कर रहा था। और ये तथ्य कि यूतो उसकी मदद करने की पेशकश नहीं कर रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि यह जरूरी नहीं था कि यह उसका दायित्व था, उसने चुपचाप उस आदमी को नापसंद कर दिया। यूतो ने एलिस्टर की प्रतिक्रिया को देखा, उसके भाव में बदलाव को पहचानते हुए। देखो एलिस्टर, यूतो ने और अधिक धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम क्या चाहते हो। बोलो, हम इसे साथ मिलकर ढूंढ सकते हैं। एलिस्टर ने थोड़ा सहजता से कहा। शायद यूतो वह क्रूर, सर्वज्ञ प्राणी नहीं था जो उसने सोचा था। हालांकि तथ्य यह है कि उसके साथ अभी भी रहस्य जुड़े हुए थे, विरासत और उसका अतीत जिसके बारे में उसे यकीन था कि यूतो जानता था लेकिन उससे छिपाया गया था, फिर भी उसने अपनी सतर्कता बनाए रखी। एलिस्टर के विचार तेजी से दौड़े, उसे वह सारी वस्तुएं बताकर जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे वह बता सकता है जिसे मैं जल्दी से पा सकता हूँ। इससे भी बेहतर होगा कि वह उसे खजाने से बिल्कुल अलग किसी जगह छिपा कर रखे। इसमें एकमात्र समस्या यह है कि एक मौका है कि वह ये पता लगा सकता है कि मैं उनसे क्या बनाना चाहता हूँ और यह कितना मूल्यवान हो सकता है। क्या मैं वास्तव में उस पर सब कुछ भरोसा कर सकता हूँ, या मुझे एक चुनना होगा? तभी टेरा की आवाज़ एलिस्टर के विचारों में गूंज उठी। मेरे प्रभु, शांत हो जाओ। यूतो का आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। वास्तव में, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, ऐसा लगता है कि वह आपके साथ सबसे अच्छे संबंध बनाने की योजना बना रहा है। टेरा, क्या तुम निश्चित हो? एलिस्टर ने पूछा। वास्तव में, मेरे प्रभु, मेरी ये आंखें कभी गलत नहीं रही हैं। एलिस्टर ने एक आह भरी और फिर कहा, ठीक है, मैं वर्तमान में 3 वस्तुओं की तलाश कर रहा हूँ। अध्याय 77, आशा के लिए एक सौदा। इसके बाद यूतो ने एलिस्टर को आगे बढ़ने के लिए कहा। एलिस्टर ने यूतो को वह वस्तुएं बतानी शुरू की जिनकी उसे तलाश थी, जिससे यूतो थोड़ा हैरान हो गया। यूतो ने आह भरी, ये कुछ उच्च श्रेणी की वस्तुएं हैं जिनकी तुम्हें तलाश है। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो, तो मुझे लगता कि तुम मृतकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। मृतकों को वापस लाओ? एलिस्टर ने चुपचाप सोचा, फिर यूतो ने उसका सामना किया। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि हमारे सौदे के अनुसार मैं तुम्हें केवल एक वस्तु का स्थान बताऊंगा। एलिस्टर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, चुपचाप निराश महसूस करते हुए। फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि वर्तमान में कौन सी वस्तु प्राप्त करना सबसे आसान होगा। यूतो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही ब्लैक मार्केट के बारे में जानते हैं। आखिरकार, आप अब तक 2 बार चुपके से बाहर निकल चुके हैं।
एलिस्टर शांत रहा और उसने कहा, हमारे अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुझे जहां भी और जब भी मैं चाहूं जाने की अनुमति है, या मैं गलत हूं? नहीं, आपको अनुमति नहीं है, यूतो ने जवाब दिया। आपको बस सावधान रहना होगा कि यूनियन आपको वहां कभी नहीं पकड़ पाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसका इससे क्या संबंध है। एलिस्टर के बात पूरी करने से पहले यूतो ने उसे बीच में रोक दिया। इसे पकड़ो। यूतो ने एक काले रंग का धातु का कार्ड निकाला जिस पर बैंगनी रंग का रीपर प्रतीक बना हुआ था। ये रीपर गिल्ड की विशेष नीलामी में प्रवेश का पास है। चेंग जी ने हाल ही में एक समाशोधन का नेतृत्व किया जिसके कारण उनके गिल्ड को विश्व वृक्ष से संबंधित एक जड़ मिली। उन्होंने वहां से इसका कुछ रस निकाला और इसे आज रात नीलामी में रखा जाएगा। एलिस्टर ने कार्ड उठाया और उसे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े और बुद्धिमान मास्टर यूतो अवैध व्यापार में शामिल होंगे। यूतो ने ठहाका लगाया। ओह प्लीज, ये बहुत पहले की बात है। मैं तब ऊब गया था और उत्सुक था। एलिस्टर ने फिर कहा, क्या ऐसा है? अगर इतना ही है तो मैं अब चलता हूँ। एलिस्टर फिर मुड़ा और चलने लगा। एलिस्टर रुको, यूतो ने उसे पुकारा। मेरे पास एक सवाल है, मुझे उम्मीद है कि तुम जवाब देने के लिए तैयार हो। एलिस्टर ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। आगे बढ़ो। यूतो ने सोच समझकर अपने जबड़े के नीचे हाथ रखा। वापस अखाड़े में मैंने जितना भी प्रयास किया, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। तुमने ऐसा कैसे किया? एलिस्टर मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। सर, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम डार्विन पर इतने केंद्रित थे कि तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए। यूतो ने ठहाका लगाया। ओह, अब आओ, मुझे कुछ श्रेय दो। एक अनुभवी योद्धा के रूप में जिसके पास अनगिनत छापे और समाशोधन हैं, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को भूल सकता हूं जो मुझसे लगभग 10 फीट दूर होना चाहिए था? जब यूतो धीरे धीरे उसके पास आया और उसने बोलना जारी रखा तो एलिस्टर थोड़ा तनाव में आ गया। मुझे पता है कि तुमने सोचा था कि बाकी सभी लोग नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा बुलावा सभी का मुख्य ध्यान बन गया था और हवा के झोंकों के कारण चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थीं, साथ ही कुछ धूल भी थी जो सभी की दृष्टि को थोड़ा प्रभावित कर रही थी। लेकिन मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं और इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। इस समय यूतो एलिस्टर से लगभग इंच भर की दूरी पर था। उसकी चांदी की आंखें उसके चांदी के मन के साथ थोड़ी चमक रही थी क्योंकि वह एक खतरनाक स्वर में बोल रहा था। तुम पूरी तरह से गायब हो गए, है न? एक पल के लिए उन दोनों के बीच तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। अचानक एलिस्टर ने एक आह भरी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैंने किया, शायद मैंने नहीं किया। अब क्या फर्क पड़ता है? झगड़ा खत्म हो गया है। एलिस्टर के शब्दों ने यूतो को पल भर के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, फिर अचानक हंसी में फूट पड़ा। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे खिलाफ वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो जो मैंने खजाने में इस्तेमाल किए थे। यूतो ने हंसते हुए एलिस्टर की पीठ पर बार बार थप्पड़ मारे। अच्छा किया। यूतो के थप्पड़ शक्तिशाली थे जिससे एलिस्टर थोड़ा आगे की ओर धकेला गया और वह पीछे हट गया। यूतो की ओर देखते हुए एलिस्टर ने पूछा, अगर अब हमारा काम हो गया है तो क्या मैं जा सकता हूं? यूतो रुका, फिर शांति से मुस्कुराया। हाँ, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद सर। बाद में, एलिस्टर ने जाने से पहले कहा। यूतो एलिस्टर को जाते हुए देखकर थोड़ा उदास हो गया। उसने खुद से कहा, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, रवैया और सब कुछ। ये शर्म की बात है कि तुम उसे बढ़ते हुए देखने के लिए यहाँ नहीं हो। एक आह भरते हुए यूतो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, इधर उधर खड़े रहना बहुत हो गया। मुझे लगता है कि मुझे आइको से मिलना चाहिए ताकि हम उस मीटिंग में जा सकें। हालांकि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन देर से पहुंचना मेरी आदत नहीं रही है। जैसे ही एलिस्टर गिल्ड की मुख्य इमारत में वापस आया, उसने देखा कि लीला प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। उसके पास आते ही उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर थी। अरे एलिस्टर, लीला ने दोस्ताना मुस्कान के साथ अभिवादन किया। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? मैंने तुम्हारा समन सुना और गिल्ड मास्टर ने पहले अखाड़े में एक दूसरे से टक्कर ली। एलिस्टर ने अपनी मुद्रा को सहज किया और जवाब दिया, हाँ, ये थोड़ा तीव्र था, चीजें लगभग हाथ से निकल गई थीं। लीला की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। ये तीव्र लगता है, तो क्या तुम जीत गए? एलिस्टर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लगता है तुम कह सकते हो कि मैंने जीत हासिल की। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर गिल्ड मास्टर ने इसे एक वास्तविक स्पार बनाने का फैसला किया होता जहां वह और मेरा समन एक दूसरे पर वार करते तो चीजें पूरी तरह से अलग होतीं। लीला ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि जवाब से संतुष्ट हूं। तुमने जो इतना सारा मैना इस्तेमाल किया है उसके बाद तुम बहुत भूखे होगे। क्या तुम कैफे में जाकर साथ में कुछ खाना चाहते हो? एलिस्टर ने एक पल के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। यह अच्छा लगता है, मुझे एक ब्रेक और कुछ लोगों की जरूरत है। एक नर्म मुस्कान के साथ लीला ने कैफे की ओर इशारा किया। बढ़िया, चलो, मैंने सुना है कि उनके पास मेनू में कुछ नया है। जैसे ही वे कैफे की ओर साथ साथ चले, दिन का बोझ हल्का होने लगा और एलिस्टर ने पाया कि वह एक अनौपचारिक बातचीत के लिए उत्सुक है।
जैसे ही एलिस्टर और लीला कैफे की ओर बढ़े, उन्हें गिल्ड के प्रशिक्षण मैदान के पास एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। लेडी एको एक सख्त भाव के साथ खड़ी थी और एक्सल और ब्लिट्स अपने घुटनों पर थे, जो स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। दोनों को उनकी हाल की हरकतों के लिए फटकार लगाई जा रही थी, जिसमें नए गिल्ड सदस्यों को डराना और अपनी स्ट्रीम पर इसे प्रसारित करना शामिल था। एक्सल अपने सामान्य आत्मविश्वास को पूरी तरह से खो चुका था, वह लगभग कांप रहा था और विनती कर रहा था, लेडी एको, कृपया, हमारा इरादा इतनी परेशानी खड़ी करने का नहीं था, यह एक सामाजिक प्रयोग था। हम बस कुछ नया डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। ब्लिट्स, जो उतनी ही घबराई हुई थी, उसने भी बात की। वह इस समय लगभग रो रही थी। हाँ लेडी एको, हम आपकी भरपाई कर देंगे, बस कृपया हमारे साथ नरमी से पेश आएं। लेडी एको ने अपनी बाहें क्रॉस करके और अपनी निगाहें बर्फीली करके जवाब दिया, आप दोनों को यह समझने की जरूरत है कि नए रंगरूटों में डर पैदा करना अस्वीकार्य है। आप न केवल इंटरनेट पर हमारे गिल्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि आपने उनमें से कुछ को गिल्ड छोड़ने पर भी विचार करने पर मजबूर कर दिया। आज आप दोनों ने जो किया है, उसके बाद गिल्ड मास्टर भी आपको नहीं बचा सकता। एक्सल और ब्लिट्स ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। उनका डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि लेडी एको की तीव्र निगाहें उनकी आत्माओं को चीरती हुई लग रही थीं। तभी उनकी नज़र एलिस्टर और लीला पर पड़ी। अवसर देखकर एक्सल और ब्लिट्स के चेहरे उम्मीद से चमक उठे। एलिस्टर, लीला, एक्सल ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, हमारी मदद करो, लेडी एको इस बार बहुत सख्त हो रही है। ब्लिट्स लगभग रेंगते हुए एलिस्टर की ओर बढ़ा। उसने कहा, हाँ लेडी एको आज बहुत बुरे मूड में है। कृपया, क्या तुम हमारे लिए उससे बात कर सकते हो? हम वादा करते हैं कि अगर तुम हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हो तो हम तुम दोनों का इलाज करेंगे। एलिस्टर ने अपनी भौहें उठाईं। उनकी अचानक हताशा से थोड़ा असहज महसूस किया। उसने लीला की ओर देखा, जो इस दृश्य पर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेडी एको ने फिर कहा, जब मैं तुम दोनों के साथ काम कर लूंगा तो तुम भूल जाओगे कि शरारतें भी होती हैं। उसने अपना चश्मा ठीक किया, जिससे वे रोशनी में चमकने लगे। एक्सल और ब्लिट्स उसकी निगाहों के सामने कांप उठे, डर के मारे एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। कृपया हमें मत मारो। अध्याय 78, अंधकार की ओर अग्रसर। लेडी एको की कड़ी सजा के बाद एलिस्टर, लीला, एक्सल और ब्लिट्स एक समूह के रूप में कैफे में पहुंचे और तनाव कम होने लगा। एक्सल और ब्लिट्स अभी भी चोटों से लथपथ और काफी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने एलिस्टर और लीला के पीछे अपने पैर खींच लिए, एक दूसरे से बड़बड़ाते हुए। कैफे में पहुंचने पर उन्हें एक आरामदायक कोने वाली मेज मिली और वे बैठ गए। एलिस्टर और लीला ने कुछ ड्रिंक और स्नैक्स ऑर्डर किए, जबकि एक्सल और ब्लिट्स अपनी सीटों पर बैठ गए, हर हरकत के साथ थोड़ा सा कराहते हुए। ब्लिट्स ने एलिस्टर को घूरते हुए देखा, अपनी चोट लगी हुई बांह को रगड़ते हुए। तुमने हमें वहां पूरी तरह से छोड़ दिया, तुम्हें पता है। एक्सल ने निराशा और दर्द के भाव के साथ सिर हिलाया। हाँ, हमें वाकई लगा कि तुम कम से कम हमें बचाने के लिए अपना समन तो ला सकते थे। इस बार लेडी एको वाकई डरावनी थी। एलिस्टर ने अपना ड्रिंक पीते हुए एक भौं उठाए। और तुमने मुझसे क्या करने की उम्मीद की थी? प्रशिक्षण मैदान के बीच में एक ड्रैगन को बुलाकर तुम्हें एक अच्छी सजा से बचाऊं? लीला खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। तुम लोगों को नए लोगों के साथ ऐसी शरारतें करने से बेहतर तरीके से पता होना चाहिए था। लेडी एको के धैर्य की अपनी सीमाएं हैं। एक्सल ने मेज पर सिर टिकाते हुए आह भरी। हम बस कुछ मौज मस्ती करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नुकसान करने का इरादा था। ब्लिट्स ने सिर हिलाया और वह भी सहमत हो गई। हाँ, हम बस चीजों को थोड़ा सा जीवंत करने की कोशिश कर रहे थे। हमें नहीं लगा कि यह इतना बुरा होगा। मेरा मतलब है, हमने इस बार विस्फोटकों का इस्तेमाल भी नहीं किया। एलिस्टर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उन दोनों का अध्ययन करने लगा। अच्छा, इसे एक सबक मान लो। लेडी एको के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, खासकर जब गिल्ड की प्रतिष्ठा की बात हो। लीला ने अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया, फिर बोली, और अगली बार शायद अपने मज़े में नए लोगों को शामिल करने से पहले 2 बार सोचें। उन्हें अभी भी हर चीज़ की आदत पड़ रही है। एक्सल और ब्लिट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हम समझ गए, एक्सल ने कहा, उसकी आवाज़ में हार मान लेने की आवाज़ थी। लेकिन आप कम से कम हमारी थोड़ी मदद तो कर सकते थे। ब्लिट्स आगे झुक गया। बस थोड़ा सा हस्तक्षेप अच्छा होता। हम व्यावहारिक रूप से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। एलिस्टर ने थोड़ा हंसते हुए कहा, इसे उन सभी शरारतों के लिए ईश्वरीय दंड माने जिनसे आप दोनों बच गए हैं। इसके अलावा आप बच गए, है न? एक्सल ने नाटकीय ढंग से आह भरी। मुश्किल से, मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को चमकते हुए देखा। ब्लिट्स ने सिर हिलाया। हाँ, एक पल के लिए मुझे लगा कि वह वास्तव में हमें मार डालेगी। लीला ने अपना सिर हिलाते हुए हंसी। आप दोनों निराशाजनक हैं। अपनी चोटों और शिकायतों के बावजूद एक्सल और ब्लिट्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।
जब वे अपने पेय और भोजन का आनंद ले रहे थे, एलिस्टर ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर एक्सल की ओर मुड़ा। वैसे बीट्राइस कहाँ है? मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। एक्सल ने कंधे उचकाए। वह अभी कालकोठरी छापे में भाग ले रही है। उसके बाद उसे शहर की गश्ती ड्यूटी करनी है। शहर की गश्ती ड्यूटी? एलिस्टर ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह वास्तव में क्या है? ब्लिट्स ने अपने पे का एक घूंट लेते हुए कहा, ये तब होता है जब एक गिल्ड के सदस्य कुछ संघ अधिकारियों के साथ उस क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी हिस्सों की गश्त करते हैं जिसके वे प्रभारी हैं। वे आमतौर पर अपराध को रोकने और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जहां राक्षस शहर में घुस आते हैं या बस कहीं छिपे रहते हैं। शहर की गश्त पर मौजूद सदस्यों से ऐसी स्थितियों को भी संभालने की उम्मीद की जाती है। एक्सल ने सहमति में सिर हिलाया। गश्तों की बात करें तो हाल ही में कुछ अजीबोगरीब खबरें सामने आई हैं। वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शरारती भाव था। वे लोगों के कटे फटे या विकृत होने और गलियों में छोड़े जाने के बारे में बात कर रहे हैं। सिटी गश्ती दल अभी भी ये पता नहीं लगा पाया है कि यह किसी इंसान का काम है, किसी राक्षस का या दोनों का। वे कहते हैं कि हत्याएं कैसे हुईं, इसका स्पष्ट कारण या स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं, और जाहिर तौर पर अपराधी हमेशा कोई संदेश छोड़ जाता है। एक्सल और भी मुस्कुराया। अथाह गहराई में देखो, इस खंडित दुनिया से परे देखो। एलिस्टर ने निराशा और हताशा के भाव से एक्सल की ओर देखा। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि पहले मदद न करने का बदला ले सको तो ये काम नहीं करेगा। एक्सल थोड़ा हैरान हुआ। क्या? नहीं, मैं गंभीर हो रहा हूं। उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपने हाथों को मेज पर हल्के से पटका। लीला ने एलिस्टर जैसी ही मुद्रा में कहा, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा वास्तव में हमें थोड़ा डराने की उम्मीद कर रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से नहीं पीसते। एक्सल को आश्चर्य हुआ कि लीला की भी यही प्रतिक्रिया थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक आह भरी। उसके कंधे थोड़े झुक गए। मैं कसम खाता हूं, तुम दोनों ही ऐसे नए लोग हो जिन्हें मैं जानता हूं जो ऐसा कुछ सुन सकते हैं और फिर भी अपना चेहरा सीधा रख सकते हैं। लेकिन अधिक गंभीर बात पर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक नज़र डालो। एक्सल ने टेबल पर एक छोटा सफ़ेद क्यूब रखा। क्यूब ने एक छोटा सा छेद खोला और उसके ऊपर एक होलोग्राफिक डिस्प्ले बनाया जिसमें समाचार रिपोर्ट दिखाई गई। एलिस्टर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये परेशान करने वाला है। कोई सुराग है कि इसके पीछे कौन या क्या हो सकता है? ब्लिट्स ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि एक्सल ने अभी कहा, कुछ नहीं। यूनियन जांच पर कड़ी नज़र रख रही है, लेकिन इसने सभी को परेशान कर दिया है। बीट्राइस ने उल्लेख किया कि गिल्ड प्रतिक्रिया में गश्त और सुरक्षा उपाय बढ़ा रहा है। एलिस्टर शहर और उसके निवासियों की सुरक्षा के बारे में थोड़ी चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वह खुद को अपने नियंत्रण से परे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी उसे अपना पूरा ध्यान अपनी बहन के स्वास्थ्य और आगामी नीलामी पर लगाना था। ठीक है, यही बात है, एलिस्टर ने मूड बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हमारे लिए अब से अपने दिमाग में ज़्यादा सकारात्मक विचार रखना सबसे अच्छा होगा। एक्सल और ब्लिट्स ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराए। अरे, हमने सुना है कि आपने एक नए समन का उपयोग करके गिल्ड मास्टर को हरा दिया है, एक्सल ने अपनी आवाज़ में उत्साह के साथ कहा। आपको हमें सब कुछ बताना होगा। ब्लिट्स ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, चलो, विवरण बताओ। बहुत सारी बातें सुन रहा था कि यह टेलीपोर्टिंग और अन्य चीज़ों की तरह लग रहा था। एलिस्टर ने आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, सिस्टम ने उसके सामने एक संदेश दिखाया, लेकिन पिछली सिस्टम विंडो की तुलना में यह एक अलग था। ये बहुत बड़ा था और एक विशाल सुनहरे ड्रैगन के सिर के मुंह में रखा हुआ लग रहा था। डिंग, नई खोज, अंतिम स्टैंड 1/10। अंधेरा आ रहा है और एक अधिपति को एक स्टैंड लेना चाहिए। # इस दुनिया पर उतर आया है और धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है। जब वे हमला करें और वापस लड़ें तो तैयार रहें। खोज पूर्ण करने की आवश्यकता। अपनी पहली वाइवरन सेना को बुलाएं। डी रैंक 3 ड्रैगन जनरल प्राप्त करें। 3/3 पूरा हुआ। स्तर 30 दूसरा रक्त रेखा जागरण तक पहुंचे। वर्तमान स्तर 24। पुरस्कार, अधिपति के टूटे हुए मुकुट का टुकड़ा। रैंक, खोज विफलता दंड। नोटिस, दैनिक खोज पूर्ण होने में बचा समय 4 घंटे 2 मिनट 34 सेकंड। नए खोज को पढ़ते ही एलिस्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अंधेरा निकट आ रहा है। वाइवन की सेना, क्या यह इस कारण से संबंधित है कि सिस्टम मुझे किसी अन्य ड्रैगन को बुलाने की अनुमति नहीं दे रहा है? पिछले सप्ताह सिस्टम ने एलिस्टर को किसी अन्य ड्रैगन को बुलाने से रोक दिया था। इसके बावजूद कि अब उसके पास बड़ी संख्या में नलिकाएं थीं, जिससे उसे संदेश मिला, वर्तमान में ड्रैगन जनरलों की अधिकतम संख्या पहुंच गई है। इस संदेश ने न केवल एलिस्टर को भ्रमित किया, क्योंकि सिस्टम ने अतीत में कभी भी उसके सम्मन को ड्रैगन जनरल के रूप में नहीं बताया था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि सिस्टम जानबूझकर उसके सम्मन को यादृच्छिक होने के बजाय चुन रहा था।
तथ्य यह है कि उनके उपनामों का एक हिस्सा समान था, जिससे उसे ऐसा लगा। अध्याय 79 सितारों को देखें। और अब ये तथ्य कि सिस्टम पूरी निश्चितता के साथ कह रहा था कि उसका अगला आह्वान वायवन की सेना को सामने लाएगा, उसे और भी अधिक निश्चित बनाता है। साथ ही धीरे धीरे लेवल अप करना असंभव होता जा रहा था। आखिरकार पिछले हफ्ते से वह अपनी पिछली गति की तुलना में केवल 4 लेवल अप करने में सक्षम था, जब उसने पहली बार सिस्टम को जागृत किया था। उसका एक हिस्सा मानता था कि यह उसकी तथाकथित पहली रक्तरेखा जागृति के कारण था। अब उसे लेवल अप करने के लिए बहुत अधिक एक्सपी की आवश्यकता थी, थोड़ा बहुत। लेकिन सप्ताह पूरी तरह से नकारात्मक पहलुओं से भरा नहीं था, क्योंकि एलिस्टर ने अब सीखा कि एक आह्वान करने के लिए नलिकाओं को संयोजित करने से परिणामी संयुक्त तत्व के साथ एक ड्रैगन सामने आ सकता है। इस तरह उसने डार्विन को बुलाया, एक ब्लेज क्रिस्टल और एक स्पार्क शॉट वाला एक बिजली का ड्रैगन। कम से कम यह उसके जीवन का एक पहलू था जिसे वह महसूस करता था कि वह नियंत्रण में था। एलिस्टर, तुम ठीक हो? ब्लिट्ज ने उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखते हुए पूछा। एलिस्टर ने जल्दी से खुद को संभाला और सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे उस समन के बारे में। लीला ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वह समझ सकती थी कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नज़रें नर्म पड़ गईं और उसकी आंखें उत्सुकता से उसे घूरने लगीं। एलिस्टर ने कहानी शुरू की, गिल्ड मास्टर के साथ हुए छोटे से गहन स्पैरिंग मैच का वर्णन करते हुए कि उसका समन वास्तव में उसे कैसे आगे बढ़ा रहा था और उसने ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने वास्तव में ये कैसे किया। एक्सल और ब्लिट्ज ने पूरे ध्यान से उनकी बात सुनी, कभी कभी सवालों और जोरदार हंसी के साथ बीच में टोकते हुए। आसन खोज के बावजूद एलिस्टर ने खुद को उनके रूपांतरण और उनकी कंपनी के साझा उत्साह से क्षण भर के लिए विचलित पाया। एलिस्टर फिर अपनी सीट से उठे, दूसरों से कहा, मुझे लगता है कि मैं रात के लिए सो जाना चाहूंगा। एक्सल और ब्लिट्ज ने सिर हिलाया, उनकी चोटें उनके उत्साह में मुश्किल से बाधा डाल रही थीं। अच्छी रात, सो जाओ एलिस्टर, एक्सल ने कहा। आखिरकार कल बड़ा दिन है। ब्लिट्ज मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें जो भी आए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एलिस्टर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तुम सही हो, कल मिलते हैं। वह चलने लगा, उसके विचार पहले से ही आगामी खोज और नीलामी की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि लीला स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त दिख रही थी। वह आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर अनिश्चितता की झलक थी। एक्सल और ब्लिट्ज ने तुरंत ध्यान दिया। क्या हो रहा है, लीला? ब्लिट्ज ने चिंतित होकर पूछा। लीला के जवाब देने से पहले वह अचानक अपनी सीट से उठी और एलिस्टर के पास पहुंची। एलिस्टर, रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एलिस्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गया। ठीक है, क्या है? उसके पूरे जवाब का इंतजार किए बिना लीला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कैफे से बाहर खींचना शुरू कर दिया। चलो, यह जरूरी है। एक्सल और ब्लिट्ज ने हैरान होकर देखा कि वे दोनों चले गए, सोच रहे थे कि इतनी जल्दी क्या हो सकती है। अचानक वे मुस्कुराए, उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। ब्लिट्ज ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपनी सीट पर पीछे झुक गई, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। तुम्हें लगता है कि शायद वह पहला कदम उठा रही है? एक्सल ने सिर हिलाया, एक जिज्ञासु लेकिन चंचल नज़र से आगे की ओर झुकते हुए। संभवतः यह उसके चेहरे पर जो भाव था उसे समझा सकता है। ब्लिट्ज ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मेज पर टैप कीं। क्या ये देखना मज़ेदार नहीं होगा कि वह वास्तव में ऐसा करती है या नहीं? एक्सल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी बाहें क्रॉस कीं। ओह बहन, यह एक निजी मामला है। क्या हमें वास्तव में उन पर इस तरह से जासूसी करनी चाहिए? ब्लिट्ज की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि वह करीब झुकी। क्या इससे पहले कभी हमें रोका गया है? एक्सल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा। मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अचानक एक साथ अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनकी कुर्सियां फर्श से टकरा रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, ब्लिट्ज ने अपनी जैकेट चीक की, जबकि एक्सल ने अपनी बाहें फैला दी। दोनों ही स्पष्ट रूप से उत्तेजना के एक नए स्रोत के लिए तैयार थे। लीला एलिस्टर को मुख्य गिल्ड बिल्डिंग में ले गई। अब अंधेरा हो चुका था, रात बहुत पहले ही हो चुकी थी और गिल्ड के ज्यादातर सदस्य रात के लिए अंदर जा रहे थे। उसने उसे गलियारों से तेजी से गुजारा। जब वे लिफ्ट पर पहुंचे तो उसने देखा कि वह इस्तेमाल में थी और एलिस्टर को सीढ़ियों की ओर ले जाने लगी। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एलिस्टर ने पूछा, यह क्या है? लीला ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। चिंता मत करो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें जो दिखेगा वह पसंद आएगा। मैं वादा करती हूँ, मुझे जो दिख रहा है वह पसंद है। एलिस्टर ने उलझन में उसके शब्दों को दोहराया, उसके साथ चलने के लिए एक बार में 2 कदम उठाए। लीला ने बस मुस्कुराए और ऊपर की ओर बढ़ती रही। उनके कदम सीढ़ियों में गूंज रहे थे। अंतहीन कदमों के बाद वे आखिरकार छत के दरवाजे पर पहुंच गए। लीला ने थोड़े प्रयास से उसे खोला और वे ऊपर आ गए। लीला हांफते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों पर गिर गई।
मुझे इस तरह भागे हुए काफी समय हो गया है। एलिस्टर ने छत के चारों ओर देखा, मंद रोशनी में आंखें सिकुड़ते हुए, लेकिन कुछ भी विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं देखा। वह उसकी ओर मुड़ा, अपना सिर झुकाया। तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? लीला उसके सवाल से थोड़ा भ्रमित हुई, धीरे धीरे ठीक से खड़ी हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इसे नहीं देख सकते? क्या देखा? एलिस्टर ने पूछा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके शब्दों ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। लीला ने फिर उनके ऊपर इशारा किया, उसकी बाँह फैली हुई थी और उंगली आसमान की ओर थी। सितारे, तुम मूर्ख हो। एलिस्टर ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और आखिरकार अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और सुंदर रात के आसमान को देखा, जो अनगिनत टिमटिमाते सितारों से भरा था, साथ ही विशाल अवरोध जो मेगा सिटी को घेरे हुए था, जिसे थोड़ा बहुत देखा जा सकता था क्योंकि यह थोड़ा बहुत धड़क रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक सुकून भरी नज़र के साथ पलकें झपकाईं। जैसे ही उसने दृश्य को देखा, उसके कंधे ढीले हो गए। लीला मुस्कुराई जब उसने एलिस्टर को विस्मय में सितारों की प्रशंसा करते हुए देखा। उसने चुप्पी तोड़ी और सुरक्षात्मक रेलिंग के पास चली गई। उसकी उंगलियां धातु को हल्के से छू रही थीं। मैं आमतौर पर यहाँ तब आती हूँ जब मुझे तनाव महसूस होता है या जब मुझे बहुत कुछ सोचना होता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत रात में नर्म लेकिन स्पष्ट थी। उसने एलिस्टर की ओर देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा था और मैं मदद करना चाहता था। एलिस्टर ने उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, उसके शब्दों पर अपना सिर झुकाया। अच्छा, इससे मदद मिली। धन्यवाद। उसके शब्दों ने उसे शर्मा दिया और वह दूर देखने के लिए मुड़ी। उसके गाल गर्म हो गए। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। एलिस्टर सुरक्षात्मक रेलिंग के पास चला गया, अभी भी सितारों को देख रहा था और वह अब लीला के बगल में खड़ा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एलिस्टर ने कहा, ये सुंदर है। वास्तव में, लीला ने उत्तर दिया। अचानक एक आवाज़ गूंजी। बू बू, ये तो बिल्कुल नींद लाने वाला उत्सव है, एक आवाज़ आई। ये ब्लिट्ज थी। वह छत के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। उसके ठीक पीछे एक सेल था, जो भी उतना ही निराश दिख रहा था। इतनी सारी सीढ़ियां सिर्फ छत पर अकेले रहने और सितारों को निहारने के लिए चढ़ी हैं। सच में, ब्लिट्ज ने चिढ़ाते हुए कहा। अपनी बाहें मोड़ते हुए वह उनके पास चली गई। एक्सल ने अपना सिर हिलाते हुए उससे सहमति जताई। लीला की शर्म और गहरी हो गई जब वह आश्चर्य से उनकी ओर मुड़ी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लिट्ज ने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। हम ये देखने से खुद को रोक नहीं पाए कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो हम बेहद निराश महसूस कर रहे हैं। अध्याय 80, त्वरित शिकार। एलिस्टर, अब अकेला, धीरे धीरे अपने रहने के क्वार्टर में वापस चला गया। रात शांत और शांत थी, उसके कदम खाली गलियारे में धीरे धीरे गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह चलता गया, टेरा की आवाज़ उसके सिर में गूंजती गई। मेरे प्रभु, आपके साथी वास्तव में एक दिलचस्प समूह हैं, उसने कहा। उसका स्वर मनोरंजक और विचारशील दोनों लग रहा था। एलिस्टर रुक गया, उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए। मेरे साथी? वे? टेरा की आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। क्या वे नहीं हैं? मैंने मान लिया था कि वे हैं क्योंकि आप हमेशा उनकी उपस्थिति में थोड़ा अधिक खुश दिखते हैं। वह मुस्कुराया, उसके शब्द उसके अंदर समा गए। मुझे लगता है कि आप सही हैं, साथियों, है ना? अपने रहने के क्वार्टर के विशाल धातु के दरवाजों से गुजरते हुए वे धीरे धीरे उसके पीछे एक भारी धमाके के साथ बंद हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एलिस्टर अपने विचारों में बोला, ड्रैगन फोर्ज, मेरी वर्दी उतारो और मेरा गियर लगाओ। तुरंत ही उसका पहनावा बदल गया। अब वह पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहन चुका था, जिसमें छाती की प्लेट, पंजे वाले गॉन्ट्रेट, एक विशाल काला जादू रोधी दुपट्टा, काली शर्ट और पैंट शामिल थे। एलिस्टर ने अपनी उंगलियों को मोड़ा, अपने युद्ध पोशाक के परिचित वजन को महसूस करते हुए अपने दैनिक खोज के लिए तैयार। गेट खोलो, उसने सिस्टम को आदेश दिया। गेट खुल रहा है। परिचित पीली दरार उसके सामने दिखाई दी, जिसके चमकते किनारे मंद रोशनी वाले कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहे थे। शांत कदमों के साथ एलिस्टर दरार से बाहर निकल गया। अब पार, एलिस्टर ने खुद को बंजर भूमि में पाया, एक खंडहर इमारत के ऊपर खड़ा था। वह किनारे तक चला गया, उसके जूते उसके नीचे मलबे पर चटक रहे थे और क्षितिज पर टकटकी लगाए हुए था। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, उजाड़ परिदृश्य पर एक नर्म चांदी की चमक बिखेर रहा था। नीचे, अंतरिक्ष सभी प्रकार के विशाल राक्षसों से भरा हुआ था, उनके विशाल शरीर खंडहरों के बीच बेचैन होकर घूम रहे थे। सिस्टम विंडो अचानक प्रकट हुई। क्वेस्ट, अपने कमजोर शरीर को प्रशिक्षित करें। दैनिक समय सीमा 3 घंटे। विवरण, खिलाड़ी से दी गई समय सीमा में 200 राक्षसों को व्यक्तिगत रूप से मारने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर टाइमर रीसेट हो जाएगा। पुरस्कार, रैंडम समन कंड्यूट। दैनिक क्वेस्ट पूरा होने के लिए बचा समय 3 घंटे 25 मिनट 16 सेकंड। विफलता दंड। एलिस्टर ने सिस्टम विंडो को देखा और एक आह भरी।
फिर से विचित्र आवश्यक हत्या की गिनती के साथ। समय सीमा थोड़ी कम है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पीली आंखें सरीसृप बन गईं। जैसे ही उसने कहा वे थोड़ी चमक उठी। टेरा, सिंडर, डार्वेन आगे आओ। अचानक खंडहर हो चुकी इमारत के बगल में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। उनकी गहराई से चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थीं। सभी उपस्थित राक्षस तनाव में आ गए। उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाकर उस दिशा में देखा जहां उन्हें एक अजीब सी आभा का आभास हो सकता था। एलिस्टर के बगल में और पीछे दरारों से निकलते हुए 3 विशालकाय जीव दिखाई दिए। तीनों में सबसे छोटा सुनहरे तराजू वाला एक ड्रैगन जो बेहतरीन रेगिस्तानी सोने की तरह चमक रहा था, टेरा था। अगला एक ड्रेक था जिसके काले ऑब्सीडियन तराजू और लाल आंखें थीं जो तीव्रता से जल रही थीं, सिंडर। अंत में उनमें से सबसे बड़ा गहरे बैंगनी तराजू वाला एक विशालकाय ड्रैगन और बिजली की तरह चमकती हुई आंखें, उसके काले सींगों के विशाल जोड़े इसे और भी शक्तिशाली बनाते हैं, डार्वेन। जैसे ही 3 ड्रैगन उभरे, नीचे मौजूद राक्षसी भीड़ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनके बीच दहशत फैल गई और वे तुरंत भागने लगे। बचने की उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से हावी हो गई। एलिस्टर इमारत के किनारे पर खड़ा था। हवा उसके बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ हिला रही थी। तीनों ड्रैगन ने एक साथ अपना सिर झुकाया। हम अपने स्वामी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने अभिवादन किया। एलिस्टर ने सिर हिलाया। आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लगा। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, आप तीनों को अपनी आभा को दबाने की जरूरत है, वरना हमारी ये छोटी छोटी सैर उबाऊ और नीरस होने लगेगी। समझ गया, उन्होंने जवाब दिया। और भी, मेरे पास समय की कमी है। मुझे युद्ध में व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन करने के लिए आप सभी को अपने लड़ाकू रूपों में चाहिए। राक्षसों को मत मारो, बस उन्हें मरने की स्थिति में छोड़ दो ताकि मैं अंतिम वार कर सकूं। समझ गया। उस पल उनके शरीर एक चमकदार सफेद रोशनी में ढक गए क्योंकि उनके विशाल रूप धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और एलिस्टर के ऊपर खड़े खंडहर भवन की ओर मंडराते रहे। जैसे ही प्रकाश ने एक मानवीय आकार लिया, ये फैल गया, जिससे एलिस्टर के सामने 3 आकृतियां खड़ी दिखाई दीं। बीच में एक महिला, उसके चांदी के बाल उसके कंधों से नीचे तक झर रहे थे, गहरी लाल आंखें, काले और सफेद कवच पहने हुए। उसके पास काले सींगों की एक जोड़ी थी जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, नुकीले लेकिन लंबे नहीं कान और एक काली पूंछ। ये सिंडर, ड्रेक था, अधिपति की सर्वव्यापी ज्वाला। उसके बगल में एक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली महिला थी जिसके पास सफेद सींगों की एक जोड़ी थी, जो सफेद और सुनहरे कवच पहने हुए थी जिससे वह लगभग राजसी लग रही थी। चांदनी में धीरे धीरे चमकती हुई सुनहरी पूंछ के साथ ये टेरा थी, अधिपति का संग्रह और उसका मूक सलाहकार। और जो उन दोनों से ऊंचा था, उसके शल्कों से बने ऑब्सीडियन कवच ने उसके शरीर के अधिकांश भाग को ढक रखा था। एक काली पूंछ के साथ जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रही थी, उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। लेकिन पिछली बार के विपरीत, उसने अपना हेलमेट उतार दिया था जिससे उसके काले बाल और गहरी बैंगनी आंखें दिखाई दे रही थीं। ये डार्वेन था, अधिपति की बिजली की तेज तलवार, जो किसी भी चीज को एक पल में काटने के लिए तैयार और इच्छुक थी। अच्छा, चलो इसे जल्दी करते हैं, एलिस्टर ने अपने पंजे मोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए कहा। एक सिर हिलाते हुए वे चारों खंडहर इमारत से कूद गए। उनके शरीर नीचे उतरते समय धुंधले हो गए। एलिस्टर जोर से जमीन पर गिरा, उसका शरीर जमीन पर नीचे था, पंजे फैले हुए थे। टेरा और सिंडर उसके बगल में उतरे। डार्विन उन तीनों से थोड़ा आगे उतरा। तुरंत वे आगे बढ़ने लगे, उन राक्षसों की ओर जो पहले उनकी आभा के कारण डर गए थे। कुछ देर तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन जल्द ही कुछ राक्षस नजर आने लगे। राक्षसों को देखकर डार्विन मुस्कुराया, तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे धरती हिल रही थी, उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली चमक रही थी। तूफान क्लीवर, मेरी पुकार का जवाब दो। वह दहाड़ा, उसकी आवाज बंजर भूमि में गूंज रही थी। आकाश में एक गहरी दरार खुल गई, बैंगनी बिजली के साथ घूमती हुई। इसकी गहराई से एक विशाल ऑब्सीडियन ग्रेटस्वर्ड उतरा। जमीन पर इसके प्रभाव से धरती में कंपन होने लगा। एक जोरदार ताली के साथ डार्विन ने गति बढ़ाई और एक हाथ से तलवार को पकड़ लिया। इसकी सतह पर अजीब चमकते हुए रन बने हुए थे। एक बैंगनी शिखा उसकी बांह पर प्रज्वलित हुई, जो मन के साथ चमक रही थी। शिकार शुरू करें, डार्विन उत्साह के स्पर्श के साथ चिल्लाया। बिजली की गति से डार्विन ने निकटतम राक्षस पर हमला किया, जो दांतों और दांतेदार तराजू वाला एक विशालकाय जानवर था। उसने विस्फोटक बल के साथ जमीन से छलांग लगाई, जिससे वह आगे की ओर बढ़ गया। उसने अपनी तलवार घुमाई, एक पल में गर्त प्राणी के मांस और हड्डियों को चीर दिया और अपने झटके से हवा का एक बड़ा झोंका बनाया। बल के नीचे जमीन झुक गई और ब्लेड के साथ बिजली चमकने लगी। जानवर पीड़ा में दहाड़ने लगा, उसके पैर एक ही अंधा कर देने वाले प्रहार में कट गए। पहला तुम्हारे लिए, मेरे प्रभु, डार्विन चिल्लाया। उसकी आवाज बिजली की चटकती चिंगारी और उसके आंदोलनों से पैदा हुई तेज हवा के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
अच्छा काम डार्विन, एलिस्टर ने दूर से कहा। डार्विन ने उसे सुनकर मुस्कुराया, अगले राक्षस की ओर बढ़ने लगा। सिंडर ने थोड़ी जलन के साथ अपनी नज़रें सिकोड़ ली, वह फिर से बहक रहा है। एलिस्टर ने अब राक्षस डार्विन को स्थिर करने से पहले अपने पंजे मोड़े, उसकी आंखें उस तरह केंद्रित थीं। अपने पंजों के एक बड़े वार से उसने तुरंत प्राणी के मांस को फाड़ दिया, जिससे उसका मूल प्रकट हो गया। एक तेज झटके के साथ उसने उसे पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल दिया, जिससे राक्षस की जान तुरंत खत्म हो गई।